आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की अध्याय 1 फ्रांस की क्रांति का अगला भाग। ये चौथा भाग है, चौथा पार्ट है और इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाई हैं और यूट्यूब का लिंक दिया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो देखिए इस भाग में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। तो ये जानना ज़रूरी है कि क्रांति जो इतनी हुई थी फ्रांस में। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ जो फ्रांस है गणतंत्र और जो शासन होने लगा था, गणतंत्र हुआ वहाँ पर। उसके बाद में क्या है, जो शुरुआत से लेकर 1789 से लेकर के और 1793-94 तक हम पहुँचे थे और वहाँ हमने देखा था कि जो गणतंत्र का शासन होने लगा था, डायरेक्टरी शासित फ्रांस बन गया था। अब इसके बाद में ये जानना भी ज़रूरी है कि एक वर्ग जो रह जाता है वो महिलाओं का, तो क्या उनमें भी क्रांति हुई थी। ठीक, ये हम जानने वाले हैं। तो उससे पहले चैप्टर से पहले देखिए हम चलते हैं। ये आपको जो चित्र दिया गया है यहाँ हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर महिलाएं दी गई हैं, ठीक है, ये महिलाएं देख रहे हैं आप लोग, ठीक, इस चित्र में। और यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है वर्साय की ओर कूच करती पेरिस की औरतें। और देखिए कब का दिया गया है, ये 5 अक्टूबर 1789 की घटना दी गई है ये। तो इसका मतलब ये बनता है कि महिलाएं भी इस क्रांति में सक्रिय रही थीं, ठीक, लेकिन उनको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा था। आपको हमने पहले ही शुरुआत में पढ़ाया था कि जब जो स्टेट जनरल की जो बैठक हुई थी वहाँ पर महिलाओं को, जो कि तीसरे स्टेट में आती थी, उनको बाहर रखा गया था। ये हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम जानने वाले हैं यहाँ पर क्या क्या उनके विरोध में चल रहा था। देखिए पहली बात तो ये है कि महिलाओं का क्रांतिकारी जो कार्य था वो शुरू से ही रहा था। महिलाएं जीवन निर्वाह करने के लिए देखिए क्या करती थी भाई, सिलाई बुनाई का काम, कपड़ों का काम और संपन्न घरों में जा कर के वो कार्य करती थी, वैसे वृत्ति का कार्य करती थी। ये सारे वो क्या कार्य करते थे, ठीक। इसके बाद में देखिए उन्हें जो है मौके नहीं दिए गए थे, किसके, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पढ़ाई लिखाई के, किसके, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पढ़ाई लिखाई के कोई मौके उनको नहीं दिए गए थे, ठीक। अभी और जानेंगे, देखिए क्या क्या उनसे छूटा है। पुरुषों की तुलना में देखिए उनको क्या है, जो वेतन होता था, मजदूरी होती थी, वो भी कम मिलती थी, ठीक। और क्या है कि पुरुषों से कम वेतन मिल रहा है। और ये है कि जो मताधिकार था वो उनके लिए बिल्कुल नहीं था। मताधिकार उनके लिए नहीं था क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था, मताधिकार उन लोगों के लिए नहीं था जो एक तो संपन्न नहीं थे, समृद्ध नहीं थे, और महिलाएं, ठीक है, उनके लिए मताधिकार नहीं था। तो अब इनके चलते पहली बात तो महिलाओं को बहुत कार्य करने पड़ते थे भाई, पाव रोटी लाना, बच्चों को देख रेख करना, इन सब के चलते उनके अधिकारों को दबाया जा रहा था। अब महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उनको चर्चा करने के लिए खुद राजनीतिक क्लब बनाने शुरू कर दिया, अखबार निकालने शुरू किए। बात क्या निकल के आई है, राजनीतिक क्लब। और लगभग 60 राजनीतिक क्लब बनाए। कितने, लगभग 60। अखबार निकालने शुरू किए। भाई अपनी बात को सुनवाने के लिए उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा ही, तो अब उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। अब उनमें भी दिया गया, देखिए उनमें जो मुख्य क्लब जो था उसका नाम जो आया वो है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये सबसे मुख्य था, नाम याद रखेंगे, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ठीक है ना। अच्छा देखिए जैसे जैकोबिन क्लब बने थे और अच्छी तरह से उभरे भी थे, इसी प्रकार से ये क्लब भी बनने लगे थे। कुछ महिलाएं बहुत ही सक्रिय रही थी, ठीक, किसके लिए, अधिकार के लिए। एक महिला का नाम इसमें जो आ जाता है वो नाम हम आपको बताएंगे, उनका चित्र भी बताएंगे, फिर उन पर डिस्कस करेंगे। वो है कौन, ये रही वो क्रांतिकारी महिला ओलफ देगुंच, ठीक। इनका मेन काम क्या था भाई, इन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी किया।
क्या जारी किया था? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी ने विरोध किया था इसका। इसके चलते पुरुष की जगह पर उन्होंने किया महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। समझ में आया ना? क्या जारी किया था उन्होंने? महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। और पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का क्या किया था? विरोध किया था। समझ में आया ना? किसका विरोध किया था? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का क्या किया? विरोध किया। और 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार पत्र घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन हुआ क्या? 1793 में क्या है, ज़बरदस्ती लोगों ने बंद करना शुरू कर दिया जेल में, और इनको बाद में फांसी पे भी लटका दिया गया था। तो देखिए ये एक क्रांतिकारी है इन महिलाओं की, और इनका चित्र आप देख सकते हैं। ये वो महिला है ओलप्पदे कुंच। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं अभी आगे क्या क्या था। भाई इन जो क्लब बने थे इनकी मांगें क्या थी। ठीक, तो ये क्या चाहते थे? पहला जो था इनका मताधिकार और राजनीतिक पद पर चुना जाना। क्या चाहिए? मताधिकार चाहिए था, समान वेतन के लिए तो है ही, और राजनीतिक पद पर चुना जाना ये चाहते थे। शिक्षा महिलाओं के लिए थी ही नहीं, तो ये शिक्षा भी चाहते थे। स्वैच्छिक अनुबंध चाहते थे कि स्वेच्छा से कार्य कर सकें। व्यवसायी परीक्षण भी चाहते थे कि इन्हें व्यवसायी परीक्षण भी मिले। ठीक, ये सारी इनकी मांगें थी। समान कानून लागू किए जाएं महिलाओं के लिए भी, महिलाओं के जीवन में क्या आ जाए, सुधार आए, ये सारी मांगें थी इनकी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ भाई? आखिर के कुछ ना कुछ तो सुधार आए होंगे। तो महिलाओं के जीवन में सुधार क्या आए थे? देखिए, स्कूली शिक्षा को, ये रहे सुधार, स्कूली शिक्षा को क्या किया गया है? लड़कियों के लिए अनिवार्य किया गया। सरकारी स्कूलों की स्थापना हुई। ठीक, उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करना, यानी स्वैच्छिक अनुबंध, वो भी किया गया। और क्या है? शादी का पंजीकरण, तलाक कानून रूप दिया गया। व्यावसायिक परीक्षण वो दिया गया। और क्या है? वो छोटे मोटे व्यापार व्यवसाय जो है चला सकते थे, कलाकार बन सकते थे। मतलब ये हुआ कि महिलाओं का जो संघर्ष हुआ उसका काफ़ी फ़ायदा शुरू हो गया। लेकिन फिर भी देखिए संघर्ष इनका जारी रहा। क्या है? संघर्ष इनका जारी रहा। क्यों? क्योंकि मताधिकार और व्यावसायिक और राजनीतिक पद जो मुख्य थे, मताधिकार और राजनीतिक पद इनके लिए नहीं दिए गए थे। इनमें इनको अभी कोई भी छूट नहीं दी गई थी। अंततः संघर्ष इनका जारी रहा और 1946 में फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। तो ये हमने क्या देखा है? महिलाओं का इतना बड़ा संघर्ष रहा है शुरू से ही, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा था उनकी बातों को, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और अपने अधिकारों को पाया। यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको? तो अगला टॉपिक है वो है दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा क्या होती है ये भी जानेंगे हम अभी। देखिए, तो दास प्रथा का उन्मूलन, देखिए पहले तो आप जान लीजिए कि ये दास प्रथा आखिर होती क्या है और इसका उन्मूलन कैसे कैसे हुआ। दास प्रथा मतलब गुलाम। तो ये यूरोप में ये बहुत बड़ा वो चल रहा था कि लोग क्या है, जो समृद्धशाली लोग जो थे वो गुलामों को ख़रीद कर ले जाया करते थे। क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर वो गुलामों को ख़रीद कर ले जाया करते थे और उनसे वो फिर काम किया करते थे। उनकी बोलियां लगती थी, लोग उन्हें ख़रीदते थे, जो ज़्यादा पैसे देता वो उनको ले जाता। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, देखिए फ्रांसीसी उपनिवेश में दास
प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। तो जैकोबिन क्लब का नाम आ गया। कौन थे इसके जो नेता थे? रॉबस्पियर। ठीक है, उन्होंने इसमें सुधार किया, दास प्रथा में। अब देखिए क्या सिस्टम चलता था। जो कैरेबियाई उपनिवेश थे, कैरेबियाई उपनिवेश जो आपके उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिण अमेरिका के जो बीच में आप देखेंगे, वहाँ कैरेबियाई देश हैं। ठीक है, उनका उपनिवेश क्या है? मार्टिनिक, गौडेलोप और सेंट डोमिंगो। ये जो उपनिवेश थे तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी जैसी वस्तुओं की आपूर्ति करता थे। मतलब ये जो उपनिवेश थे ये तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी आदि इन वस्तुओं क्या है? आपूर्ति करते थे। और दूर दूर देश में क्या है, लोगों के ये पहुंचाया करते थे। अब क्या है देखिए, बागानों में श्रम की कमी थी। बागानों में श्रम की कमी थी, मतलब वहाँ क्या है? दास चाहिए थे। तो इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। तो अब आप ये जान लीजिए कि दास व्यापार कहाँ कहाँ चलता था। तो देश दे रखे हैं, देखिए आपको यहाँ यूरोप, देश नहीं ये महाद्वीप दे रखे हैं, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। इनके बीच में त्रिकोणीय दास व्यापार चलता था। त्रिकोणीय दास व्यापार चलता था। तो अगर आप जो इनका एटलस देखेंगे तो यूरोप का भाग हम ऐसे बना देते हैं इधर, ठीक है। तो और अफ्रीका का भाग इसके जस्ट यहाँ ऐसे देखेंगे, ऐसे नीचे। तो और अमेरिका ऐसे इधर होगा, ठीक है, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ऐसे इधर। तो हम बात करें त्रिकोणीय व्यापार कैसे चलता था, यानी ये समझ में आया ना। इस प्रकार से दास व्यापार इनका चलता था। अब दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था भाई? 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। अब फ्रांसीसी सौदागर जो थे, फ्रांसीसी सौदागर, एक बंदरगाह आया था वहाँ पर, वो था बोर्दे या नानते, से अफ्रीका तट पर जहाज़ ले जाते थे। यहाँ बंदरगाह, इस बंदरगाह से अफ्रीका तट पर, ये फ्रांस का बंदरगाह था, यहाँ से अफ्रीका के तट पर। तो यूरोप का देश मैंने बताया था, यूरोप आपका इधर है और अफ्रीका आपका इधर है, ठीक है ना। तो यहाँ से यूरोप, यहाँ से ऐसे ऐसे क्या है, ये जहाज़ ले जाया करते थे। किसके लिए? जहाँ वे सरदारों से दास खरीदते थे। किस लिए जाते थे भाई? सरदारों से दास खरीदते थे और फिर उनको कैरेबियाई देश में बेच देते थे। फिर उनको कैरेबियाई देश में क्या है, बेचते थे। तो देखिए, अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देश तक 3 माह की लंबी जो समुद्री यात्रा होती थी, उनके लिए जहाज़ों में ठूँस दिया जाता था, उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। और क्या है, दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाज़ार में चीनी, कॉफ़ी, नील की मांग को पूरा करना संभव हुआ था। और ये जो बंदरगाह थे ये बड़े ही समृद्धशाली होने लगे थे। तो हम बात कर रहे थे क्या है, कैरेबियाई देशों को बेच दिया जाता था दासों को। इधर यूरोप का फ्रांस से इधर अफ्रीका को वो दास खरीदते और इधर कैरेबियाई देश यहाँ इधर उनको यहाँ बेच दिया करते हैं। क्लियर? टॉपिक क्लियर हो गया? तो एटलस में आप लोग देख लेना, एटलस में आपको और समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। अच्छा, इन दासों की वजह से ये जो इतनी मांगे हैं वो पूरी होने लगी, क्योंकि दास श्रम चाहिए था और दास श्रम इनसे पूरा हो गया, बंदरगाह भी फलने फूलने लगे। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें क्या है। 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का एक कानून पारित किया। भाई कुछ ना कुछ तो कानून पारित हुआ है। जो उनकी जो स्थिति बड़ी ख़राब होती थी, किनकी? जो दास होते थे, उसके लिए 1794 में कन्वेंशन ने, देखिए कन्वेंशन का नाम आ गया है। और हमने आपको बताया था कि जब फ्रांस गणतंत्र हो गया था उसके बाद में उसका नाम क्या पहुंचा था? कन्वेंशन नाम पहुंचा था।
फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों को मुक्ति का एक कानून पारित कर दिया। तो यहाँ इनकी मुक्ति का कानून पारित हो गया, लेकिन ये जो है 10 वर्ष तक ही चला। दास बहुत खुश थे क्योंकि 10 वर्ष के लिए कम से कम उनको बहुत राहत मिली। अब आए थे नेपोलियन, 10 वर्ष, देखिए 1794 से लेकर के 1804, कितना 1804 में नेपोलियन फ्रांस का जो शासक बना था, पूर्ण रूप से शासक बना था, और नेपोलियन ने अपने अनुसार शासन किया, राजतंत्र किया और पुनः दास प्रथा को क्या है, लागू कर दिया। ठीक है भाई, दास प्रथा फिर से दोबारा शुरू हो गई। उन्मूलन तो हुआ, लेकिन दास प्रथा फिर से क्या है, शुरू हो गई। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। तो अफ्रीकी नीग्रो, इनको गुलाम बनाने की क्या है, ये स्वतंत्रता मिल गई। और फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था वो 1848 में हुआ था। तो नीग्रो देखिए क्या है, अफ्रीका में सहारा में रहने वाले स्थानीय लोग हैं जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिनको अब, यानी इस शब्द को इस्तेमाल अपमानजनक शब्द है, अब जो इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके दक्षिण में नीग्रो लोग रहते हैं। ठीक, और एक मूवी है, आप उसको देख सकते हैं, 12 Years of a Slave। ना मैं नाम बता रहा हूँ, 12 Years of a Slave। ठीक, ये इसी के ऊपर है, अफ्रीका के जो गुलाम होते हैं, दास होते हैं, उनके ऊपर है, और ये ऑस्कर अवार्ड मूवी है। आप देख सकते हैं वहाँ आपको, और ये टॉपिक वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा है। आगे टॉपिक है, हम जानेंगे क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। हम अंत में पहुँचने वाले हैं इस अध्याय के, जो जहाँ दिखाया गया है क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। तो देखिए क्रांति रोज़ाना की ज़िंदगी में क्या है। देखिए क्रांति हुई फ्रांस में 1789 में, हमने पूरे अध्याय में अच्छी तरह से पढ़ लिया, समझ में भी आ गया। तो क्रांति हुई है तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होंगे। पुरुष, महिला और बच्चों के लिए बहुत सारे परिवर्तन आए, हमने पढ़े हैं उनको। रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत सारे जो परिवर्तन होने लगे, क्या थे देखिए। फ्रांस में स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों पर क्या है, बल दिया गया। स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों पर क्या है, बल दिया गया। नए कानून बने। देखिए बास्तिल को ध्वंस कर दिया गया था ना। उसके बाद में सेंसरशिप की क्या है, समाप्ति हुई। सेंसरशिप का मतलब क्या है, किसी एक पर जैसे पेटेंट कर देते हैं ना, किसी उसको कि ये भाई इस पर हमारा ये अधिकार है, कॉपीराइट, उसकी समाप्ति होने लगी। लेखन, संस्कृति और अखबार, नाटक, संगीत, उत्सव, जुलूस, लोगों को इनकी भी स्वतंत्रता मिल गई, जिस पर राजा के अधिकार, राजा जो पूरी तरह से राजा के अधिकार में थे, लेकिन अब स्वतंत्रता मिल गई। और क्या हुआ भाई, स्वतंत्रता और न्याय का बोलबाला होने लगा। किसका बोलबाला, स्वतंत्रता और न्याय का। अब लोगों को प्रेस की स्वतंत्रता, क्या प्रेस की स्वतंत्रता भी लोगों को मिल गई। अखबार छपने लगे, छाप सकते थे अखबार। ठीक, अब ये चीज़ जो है, जो बाकी जो और थे यूरोप के देश, उनमें भी फैलने लगे। तो भाई जाहिर है यूरोप के बाद में इनका कुछ ना कुछ असर तो हमारे एशिया में पड़ा होगा, हमारे देश में पड़ा होगा। और वो ये पड़ा कि जो हमारे राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान थे, उन पर इन विचारों का असर पड़ा। भारत में उन्होंने यहाँ कोशिश की इस प्रकार के कार्य करने की, क्योंकि भारत तो उसी प्रकार से एक गुलामी की दास्तां में था। ठीक है, अच्छा ये सब चलता रहा।
नेपोलियन आए। नेपोलियन ने अपनी जो नेपोलियन संहिता को लाया, दोबारा से जो प्रजातंत्र को राजतंत्र में बदला। आखिरकार देखिए फिर से वही बात बन रही थी दास्तां वाली, लेकिन समय बदल चुका था, समय बदल गया था और अंततः 1815 में नेपोलियन महाशय की वाटरलू में हार हुई और इनको मृत्यु की ओर जाना पड़ा। ठीक, तो ये कहानी बनी थी अब तक। ये सारे के सारे सिस्टम, फ्रांस में क्रांति हुई, सबको स्वतंत्रता मिली, गणतंत्र बना। ठीक है, नेपोलियन के विषय में आया और उसके असर हमारे भारत में भी देखने को मिले। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया आल्प्स पार करता नेपोलियन दिया गया है, ये एल्प्स पर्वत है उसको पार करता दिखाया गया है। तो इस अध्याय में हमने जो सारे टॉपिक थे कवर कर लिए हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स जो बाद में दिए गए हैं। आशा है कि आपको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, समझ में आ जाते हैं। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? सारी परिस्थिति हमने पहले दूसरे उसमें समझा दिए। फ्रांस क्रांति किन तबकों को क्रांति का फ़ायदा मिला? क्रांति का फ़ायदा किन किन को मिला? सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे कौन कौन समूह? और क्रांति के नतीजों से समाज में किन समूहों को निराशा हुई थी? 19वीं 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? 19वीं 20वीं सदी के लिए दुनिया में, अरे यूरोप में इतने सारे देशों में क्रांति शुरू हो गई थी। अभी हम आगे पढ़ेंगे, देखिए रूस में भी क्रांति हुई थी। ठीक है, चीन में भी हुई थी, तो हमारे भारत में भी हुई थी। ठीक है, ये सारे तो उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाई जो आज हमें मिले हुए हैं, जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। बहुत सारे अधिकार अगर संविधान में हम पढ़ेंगे तो फ्रांस से हमने कुछ लिया है। क्या आप इस तरह से सहमत है कि सार्वभौमिक अधिकार के संदेश में नाना अंतर्विरोध थे? ठीक, तो नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? नेपोलियन का उदय हुआ था 1799 में, वो पूरी तरह से लगभग, और फिर 1804 में शासक बन ही गया था। तो ये सब हमने पढ़ा है अध्याय में। ठीक, आशा है आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। गुड बाय।